नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। हम अधिगम प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने अधिगम का अर्थ पढ़ा, अधिगम की परिभाषाएं पढ़ी, अधिगम के प्रकार पढ़े, अधिगम की विशेषताएं पढ़ी। अब इसी क्रम में हम लोग आगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हम सीखना चाहते हैं या हम स्टूडेंट को सिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट सही से सीख नहीं पा रहे हैं या हम सही से सीख नहीं पा रहे हैं, हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम उस चीज़ को सीखे हुए ज्ञान को धारण नहीं कर पा रहे हैं, अधिगम का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्या है, किसके कारण अधिगम प्रभावित होता है? अगर हम इन कारणों को जान लेंगे और इनका उपाय कर लेंगे तो हमारी जो अधिगम प्रक्रिया है वो स्थायी हो जाएगी और सीखना जो है, जो बच्चे सीखेंगे, जो छात्र सीखेंगे वो स्थायी सीखेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं कि अधिगम के ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मैंने 12 कारक यहाँ पे लिख रखे हैं। इसमें पहला कारक है आपका परिपक्वता, दूसरा है सीखने की इच्छा, तीसरा है आपका अभिप्रेरणा, चौथा है विषय सामग्री, पांचवा है वातावरण, छठा है अधिगम का समय, सातवां है सीखने की विधि, आठवां है रुचि, नवां है हमारा ध्यान, 10वां है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, 11वां है अध्यापक की भूमिका और 12वां है कक्षा का वातावरण, है ना। ये कारक हैं जो अधिगम के लक्ष्य को प्रभावित करते हैं, सीखने की जो प्रक्रिया है उसको बाधित करते हैं। तो आइए इनको क्रम बाय क्रम देखते हैं। पहला आपका है परिपक्वता। अब देखिए जरा, परिपक्वता होता क्या है? मैच्योरिटी। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होती है या परिपक्वता क्या होती है? जैसे कोई बालक है जिसकी उम्र जो है वो 6 वर्ष है, कोई बालक है ये, है ना, कोई बालक है, इसकी जो उम्र है, इसकी उम्र जो है वो 6 वर्ष है। अब 6 वर्ष के अनुसार उसका जो भार है वो सही है, भार जो है वो सही होना चाहिए, उसकी लंबाई सही होनी चाहिए, है ना। उसका शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो सही है या नहीं है। दूसरी चीज़, उसके बाद अगला आता है ये शारीरिक हुआ, शारीरिक। उसके बाद हुआ मानसिक। अब मानसिक रूप से वो 6 वर्ष का है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो 6 वर्ष से उसकी मानसिक जो बुद्धि हो 6 वर्ष से कम हो। अगर 6 वर्ष से कम होगी तो वो परिपक्व नहीं है। जैसे अगर 6 वर्ष का बालक है और वर्तमान शैक्षिक रूल के अनुसार 6 वर्ष के बालक को कक्षा 1 में होना चाहिए, है ना, यानी उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो मानसिक योग्यता है वो क्लास 1 की है, कक्षा 1 की है। अगर किन्हीं कारणवश उसकी जो मानसिक योग्यता है वो कक्षा 1 की ना होकर LKG की या UKG की होती है, तो उस समय उसे जो भी कक्षा 1 का पढ़ाया जाएगा, यानी मान लीजिए कि कक्षा 1 का जो वर्तमान का सिलेबस है उसमें अगर हम हिंदी विषय लेते हैं तो हिंदी विषय के अंतर्गत बच्चे को पूरा पाठ पढ़ना, यानी सभी मात्राओं का ज्ञान, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर करना, ये आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, बच्चे की जो मानसिक आयु है वो अपनी वर्तमान आयु से कम है, तो यानी उसको जो ज्ञान होगा वो अपने से नीचे कक्षाओं का होगा, UKG का होगा या LKG का होगा, जहाँ पे वर्णमाला सिखाई जाती है या क्रम बाई क्रम मात्राओं का ज्ञान सिखाया जाता है, उसे पूरी किताब पढ़ना नहीं आता है, तो इसका मतलब उसके पास परिपक्वता नहीं है, वो परिपक्व नहीं, मैच्योर नहीं है कक्षा 1 पढ़ने के लिए, है ना। ऐसी कंडीशन में जो भी पढ़ाया जाएगा वो उसको उस विषय से संबंधित उसको अधिगम नहीं होगा, वो उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है, वो परिपक्व नहीं है उस क्लास के लिए, उस विषय के लिए।
तो परिपक्वता एक अहम रोल है। तो जो भी क्लास में बच्चों को जो जिस भी विषय का अधिगम कराया जाए उस क्लास में पहले ये देख लिया जाए कि बच्चे मैच्योर उस क्लास के लिए हैं या नहीं है। तो ये परिपक्वता है। अगर उनके अंदर मैच्योरिटी उस क्लास की नहीं होगी तो अधिगम की प्रक्रिया जो है वो बाधित होगी। तो पहला कारक आपका है परिपक्वता। दूसरा कारक है आपका सीखने की इच्छा। अब क्या होता है, बच्चे जो होते हैं उनका पढ़ने में इंटरेस्ट कम होता है, खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इसीलिए आपके जैसे आपके फ्रॉबेल हुए, मारिया मॉन्टेसरी हुई, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, महात्मा गांधी हुए, गिजुभाई बधेका हुए, इन लोगों ने क्या जो एक विधि है खेल विधि, क्योंकि बच्चों को क्या पसंद है, खेलना, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को खेल विधि द्वारा पढ़ाइए, है ना। उन्हें खेलना पसंद है तो खेल खेल में ही सिखा दीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि बच्चों की पढ़ने की इच्छा होती नहीं है। इच्छा किसकी होती है? खेलने की, है ना। अच्छा, उनका उस समय सीखने के लिए वो तैयार नहीं है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उस टाइम आपने जो भी उनको पढ़ाया, जो भी उनको सिखाया, वो नहीं सीखेंगे, यानी अधिगम आपका नहीं होगा, क्योंकि वो सीखने की इच्छा नहीं है, वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है। उस टाइम आप जो भी सिखाएंगे वो सीखेंगे नहीं। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है सीखने की इच्छा। अगर आपको फिर भी अधिगम कराना है, क्योंकि अधिगम का अगर आपका कोई टारगेट है, लक्ष्य है कि नहीं नहीं मुझे सिखाना ही है, क्योंकि बच्चे तो कभी भी तैयार नहीं होते पढ़ने के लिए, उनके तो हमेशा खेलने का रहता है, तो हम क्या करें। इसलिए इस समय जो है गतिविधि आधारित शिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। खेल विधि अपनाइए, है ना, खोज विधि अपनाइए, बच्चों को क्रियाशील करके सीखने पे जोर दीजिए, क्योंकि ये ऐसी विधियां हैं जो बच्चों को क्रियाशील बनाती हैं। और जब वो क्रियाशील होंगे तो अभी मैंने बताया था कि वो तत्पर होंगे, और जब तत्पर होंगे तो सीखने की इच्छा उनके अंदर जागृत होगी, और जब वो सीखने के लिए इच्छा होगी उनके अंदर तभी अधिगम होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण कारक है सीखने की इच्छा, क्योंकि बच्चे सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो एक अध्यापक को बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना पड़ेगा, कक्षा का वातावरण बनाना पड़ेगा शैक्षिक, ताकि उनके अंदर इच्छा जागृत हो पढ़ाने के लिए। इसके लिए बताया जाता है टीचर्स ट्रेनिंग में कि बच्चों को आप TLM बना के ले जाइए, वो आकर्षक होगा, बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होंगे। या कोई डेमो करके दिखाइए। मान लीजिए आप फ्रूट्स नेम पढ़ा रहे हैं, तो हकीकत में रियल के फ्रूट्स लेके जा सकते हैं, या आपके यहाँ चार्ट है कोई, या मॉडल पे बना सकते हैं, जैसे भी संभव हो ले जाइए, बच्चों को दिखाइए। तो उस टाइम वो अट्रैक्ट होंगे, उनका ध्यान आपके पास आएगा। जब ध्यान होगा तभी रुचि होगी, और जब रुचि होगी तभी कोई उनके अंदर इच्छा जागृत होगी आगे सीखने की, आगे पढ़ने की। तो सीखने की इच्छा आपको जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब अभिप्रेरणा कहें या प्रेरणा कहें, ठीक है। प्रेरणा या अभिप्रेरणा एक ही चीज़ होती है। प्रेरणा जो होती है या अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक होता है अंतः, एक होती है बाह्य। ठीक है, दो प्रकार की होती है। एक बाहरी मतलब बाहरी, ठीक है। या तो वो स्वयं प्रेरित हो सीखने के लिए, तो वो अंतः प्रेरणा हो गई, है ना, कि हाँ सर जी आ रहे हैं हम पढ़ेंगे। और अगर नहीं है ऐसा तो बाह्य प्रेरणा, आप प्रेरित करिए उसको पढ़ने के लिए। कैसे करिए? कोई TLM दिखाइए, कोई डेमो दिखाइए। अगर ये सब महंगा होता है, डेली लोग नहीं कर पाते हैं, तो क्या है, कोई कहानी विधि द्वारा, कोई कविता विधि द्वारा, किसी तरीके से कक्षा का माहौल बनाइए शैक्षिक, है ना। आप उन्हें प्रेरित करिए, काहे के लिए? सीखने के लिए, आगे पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करिए कि अब हम ये लेसन पढ़ा रहे हैं। पहले जाइए उनका पूर्व ज्ञान चेक करिए, शिक्षक जो है पूर्व ज्ञान चेक करें। धीरे धीरे पूर्व ज्ञान को रिलेटेड करके नवीन ज्ञान से जोड़िए, और उसके बाद अपना अधिगम करिए। तो उस टाइम तक कक्षा का वातावरण बन जाएगा, बच्चे अभिप्रेरित हो जाएंगे, और जब अभिप्रेरणा होगी तभी अधिगम होगा, है ना। तो तीसरा कारक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है आपका अभिप्रेरणा, ठीक है। चौथा है आपका विषय सामग्री। आप जो पढ़ाने जा रहे हैं वो विषय सामग्री कैसी है। अगर वो बोरियत वाली होगी तो वैसे भी बच्चों के अंदर इंटरेस्ट कम होता है, और विषय सामग्री अगर इंटरेस्टिंग नहीं है, कलरफुल नहीं है, क्योंकि बच्चों को रंग बहुत पसंद होते हैं, अगर कलरफुल नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो और अगर आपने उनका पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को नहीं जोड़ा, आपने TLM वगैरह का मदद नहीं ली, कोई कहानी कथन विधि नहीं यूज करी, तो क्या होता है कि अधिगम उस टाइम
नहीं होता है। तो अपनी विषय सामग्री को आप जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसको रोचक बनाइए, इंटरेस्टिंग बनाइए, ताकि बच्चे जो हैं वो ध्यान से पढ़ें। ध्यान, मैंने फिर बता रही हूँ मैं, ध्यान होगा तभी रुचि होगी, रुचि होगी तभी अधिगम होगा, है ना। तो विषय सामग्री कैसी होनी चाहिए? विषय सामग्री कैसी होनी चाहिए? रोचक, रोचक होनी चाहिए। नेक्स्ट है वातावरण, है ना। वातावरण, बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहाँ का वातावरण, जहाँ वो रहते हैं उनके घर का वातावरण, ये भी सीखने को प्रभावित करता है। अगर घर में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है ना, तो बच्चे जो हैं वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं, विद्यालय में उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं होता है उनका घर में, बाकी पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा। छोटे बच्चे अगर नहीं भी अभिव्यक्ति कर पाते हैं, अभिव्यक्ति करने लायक बालक है तो अभिव्यक्ति कर लेगा, है ना। और अगर वो शैशवावस्था में है, मतलब तीन से लेकर के और 6 वर्ष के बीच में है, तो अभिव्यक्ति नहीं भी तो भी सोच सकता है, वो सोच रहा होगा, उस टाइम आप उसको सिखा नहीं सकते हैं। तो वातावरण, चाहे घर का वातावरण हो चाहे विद्यालय का वातावरण है, दोनों वातावरण सही होने चाहिए। विद्यालय में बच्चों के साथ शिक्षक को सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए, पेरेंट्स की तरीके से। पहले की हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, उसमें जो गुरु और शिष्य का संबंध होता था वो पिता पुत्र की भांति होता था, है ना। जैसे पिता अपने पुत्र का संरक्षण करता है, लाड़ प्यार करता है, डांटता भी है, उसी प्रकार वही कार्य हमारे यहाँ गुरु करते थे। तो आज भी मेरे हिसाब से शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल प्रणाली का कुछ अंश समावेशित होना चाहिए, जिसमें हम शिक्षकों को पेरेंट्स की भूमिका में रहना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा, बच्चे सरलता से हमसे अटैच हो पाएंगे, और विद्यालय का वातावरण अगर अच्छा होगा, शिक्षकों का व्यवहार अच्छा होगा, तो अधिगम निश्चित होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो अधिगम को ये एक महत्वपूर्ण कारक है जो प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है आपका अधिगम का समय। आप बच्चों को कब सिखा रहे हैं, इसीलिए जो हमारे यहाँ का टाइम टेबल बनाया गया है, वो टाइम टेबल ऐसा बनाया जाता है कि प्रारंभ के, जैसे मान लीजिए विद्यालय हमारा 9 से 2 चलता है ना। तो 9, 3, 12, 3 घंटे के टाइम टेबल में हम लोग ऐसे विषय लगाते हैं जो तार्किक होते हैं, जैसे गणित लगा दिया, है ना, साइंस लगा दिया, और आपका इंग्लिश लगा दिया या हिंदी लगा दिया। उसके बाद बीच में लंच होता है, मध्याह्न, आगे मैं बताऊंगी मध्याह्न क्यों रखा जाता है, मध्याह्न क्यों आवश्यक होता है ना। सिर्फ मध्याह्न में सिर्फ बच्चों को लंच करना नहीं होता कि वो भूखे हैं, सिर्फ उनका पेट भर जाए, क्योंकि हमने देखा है कई बार कि बच्चों का जब लंच होता है तो वो खाना चाहे ना खाएं लेकिन खेलेंगे ज़रूर। मध्याह्न इसलिए रखा जाता है ताकि वो मानसिक रूप से, मेंटल रूप से थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। 4 घंटे उन्होंने जो पढ़ा है, मानसिक जो थकान हुई उस थकान को दूर किया जा सके, क्योंकि अगर मानसिक थकान होगी तो भी अधिगम नहीं होगा। और उसके बाद के जो लंच के बाद के विषय लगाए जाते हैं उस टाइम, जैसे संस्कृत है वो लगा दिया, आर्ट्स लगा दिया, उसके बाद आपका सोशल स्टडी लगा देते हैं, सामाजिक अध्ययन लगा देते हैं ना। तो इस टाइप के विषय लगा देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को कम तार्किक बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, तो उन्हें थकान कम होती है, तो वो उन विषयों को आसानी से सीख जाते हैं। अब अगर हम लास्ट टाइम, जैसे मान लीजिए बच्चों का छुट्टी होने का समय है और उस टाइम बिल्कुल लास्ट वाला पीरियड में हम जाएं मैथ पढ़ाएं जाके, तो उस टाइम क्या है, बच्चों के अंदर थकान भी हो रही, क्योंकि उस समय मैथ पढ़ाने का सही समय नहीं है। तो सीखने का, अधिगम का जो समय है वो भी सही होना चाहिए, सिखाने का समय सही होना चाहिए कि कब किस टाइम हमें कौन सा विषय पढ़ाना है और किस टाइम बच्चे मानसिक रूप से तैयार हैं। उस टाइम अगर हम अधिगम कराएंगे तो जो है अधिगम का जो परिणाम है वो सकारात्मक होगा। तो ये भी एक कारक है कि अगर अधिगम का सिखाने का जो समय है वो सही नहीं है तो अधिगम की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, है ना। अधिगम का जो समय है, सीखने का समय जो है वो भी प्रभावित करता है अधिगम को। नेक्स्ट है आपका सीखने की विधि। आप किस विधि से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। छोटे बच्चों को हम व्याख्यान विधि से या प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ाते हैं तो उन्हें बोरियत होने लगती है, इसलिए उनके लिए कौन कौन सी विधियां हैं, खेल विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, करके सीखना है, इन विधियों का प्रयोग करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्टिव हों और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। गलत विधियों का प्रयोग सीखने में, गलत विधियों का प्रयोग भी अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है ना। नेक्स्ट है आपका रुचि, इंटरेस्ट। मैंने बताया था अगर बच्चे को
सीखने में आपकी विषय वस्तु जो आप लेकर गए हैं, विषय सामग्री लेकर गए हैं, उसमें अगर रुचि नहीं है तो अधिगम नहीं होगा। एक रुचि एक ऐसा कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। तो जब भी हम कुछ सिखाएं तो ये देख लें कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। उनकी भागीदारी होना जरूरी है शिक्षण में, क्योंकि शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो तब तक नहीं हो सकती है जब तक शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों तत्पर ना हो। जब दोनों तत्पर होंगे, शिक्षक सिखाने के लिए तैयार और शिक्षार्थी सीखने के लिए तैयार, तभी अधिगम होगा, है ना। तो और ये दोनों तत्पर हों, दोनों इंटरेस्ट लें, शिक्षक भी इंटरेस्ट ले और शिक्षार्थी भी इंटरेस्ट ले, जो सीख रहा है उसे भी रुचि हो अपने पाठ्य विषय में और अपने शिक्षक में, तभी शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो सही हो पाएगी, तभी अधिगम की प्राप्ति होगी। नहीं तो ये महत्वपूर्ण कारक है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो अधिगम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ध्यान। अब बच्चों का ध्यान जो है वो तो इधर उधर रहता है, जरा सा टीचर चूक जाता है वो आपस में लड़ने लगते हैं, है ना, या इधर उधर देखने लगे, या बॉक्स खोलने लगे, या लंच देखने लगे। क्यों? उनके पास ध्यान की कमी। वो यही एक समस्या है कि बच्चे जो है, कहते शैशवावस्था में बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं, है ना, उनके सीखने की गति बहुत होती है, लेकिन उनका सीखना उस टाइम थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास ध्यान नहीं होता है। ध्यान जो है वो आपका बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में अधिक हो जाता है, शैशवावस्था में ध्यान कम होता है, जबकि सीखने की गति ज़्यादा होती है। तो ध्यान, बच्चों का ध्यान जो है ये एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर वो आप जो विषय सामग्री पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे ध्यान उसमें नहीं दे रहे हैं, उसको ध्यान से नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो अधिगम नहीं होगा। तो जब भी हमें अपनी विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामने रखें तो ध्यान रखें कि उनका ध्यान हमारी तरफ हो। और ध्यान कैसे हमारी तरफ होगा? प्रश्न ये है ना कि ध्यान कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि उठा के हम अपने पास रख लें। कैसे होगा ध्यान हमारी तरफ? तो क्या उसके लिए है कि हम कोई अच्छा अट्रैक्टिव चार्ट लेकर जाएं, मॉडल लेकर जाएं, या डेमो करें, या बच्चों का कहानी उनसे सुने, या उनको सुनाएं, या उनको छोटी सी कविता सुनाएं, या कोई उदाहरण प्रस्तुत करें उनके सामने, ताकि वो हमसे अटैच हो जाए। जब हमसे जुड़ेंगे तो सीधी सी बात है कि वो उनका ध्यान भी हमारे पास होगा, और जब ध्यान होगा तभी अधिगम होगा, है ना। तो ध्यान एक महत्वपूर्ण कारक है अधिगम को प्रभावित करने में। नेक्स्ट है आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। अगर बच्चे शारीरिक रूप से बीमार हैं, कहीं उनके कोई दर्द हो रहा है या कोई भी समस्या है शारीरिक रूप से, या वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है सीखने के लिए, तो उस टाइम भी आपका अधिगम नहीं होगा। सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक कहावत भी कही गई है कि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा। अरस्तु जी का कथन है, ये दार्शनिक है अरस्तु, उनका कथन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर शरीर सही है तभी मस्तिष्क सही होगा। तो इन दोनों का सही होना, दोनों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सही होना आवश्यक है, तभी अधिगम होगा। अगर बच्चे में इसमें कोई भी कमी है, अगर वो फिजिकल रूप से तैयार नहीं है या वो मेंटल रूप से तैयार नहीं है ना, तो अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी, है ना। इस चीज़ को ध्यान देना है। नेक्स्ट है अध्यापक की भूमिका। रोल मॉडल है अध्यापक पूरी शिक्षा प्रक्रिया का। मैंने बताया था कि शिक्षण की प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, एक होता है शिक्षक और एक होता है शिक्षार्थी, है ना। दोनों तत्पर हो, शिक्षक भी और शिक्षार्थी भी, तभी शिक्षण प्रक्रिया सही हो पाएगी, तभी अधिगम की प्राप्ति हो पाएगी। अध्यापक की भूमिका मेन होती है। अध्यापक के ऊपर ही तो सब कुछ है। विषय वस्तु कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे रोचक बनाना है, कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, कैसे छात्रों का ध्यान अपनी तरफ लाना है, मेन रोल मॉडल है अध्यापक पूरी शिक्षण प्रक्रिया का। तो अध्यापक अगर नीरस होगा, पढ़ाने के लिए तत्पर नहीं होगा, तो अधिगम नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है कक्षा का वातावरण। कक्षा में जब भी एक शिक्षक पढ़ाने जाए तो शैक्षिक वातावरण जरूर क्रिएट करे। अगर कक्षा का वातावरण शैक्षिक नहीं होगा, शैक्षिक वातावरण हम कह सकते हैं यहाँ पे, अगर शैक्षिक वातावरण नहीं होगा तो फिर अधिगम भी नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण कारक हैं शिक्षण प्रक्रिया के। अगर इनमें से कहीं कोई कमी आती है तो अधिगम स्थायी होने की
समस्या आ जाती है, स्थायी अधिगम नहीं होता है। तो एक शिक्षक को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि चेक कर लेना चाहिए कि बच्चे मैच्योर हैं या नहीं उस कक्षा के, जिस कक्षा में हम पढ़ाने आए हैं, जिस प्रकार की हमारी विषय वस्तु है। सीखने की इच्छा उनके अंदर नहीं है तो आप जगाइए, अगर वो प्रेरित नहीं है तो आप प्रेरित करिए। विषय सामग्री को रोचक बनाइए, वातावरण जो है वो विद्यालय का सही रखिए बच्चों के साथ, है ना, अच्छा वातावरण हो। अधिगम का समय जो है, किस समय पर कौन सा विषय पढ़ाना है, ये एक शिक्षक को पता होना चाहिए। सीखने की विधि, किस विधि से हम सिखाएं ताकि स्थायी अधिगम हो। रुचि, बच्चों के अंदर पाठ्य विषय से रिलेटेड रुचि कैसे जगाएं हम, ताकि वो अपने पाठ में ज़्यादा ध्यान दें और स्थायी अधिगम हो। ध्यान, उनका ध्यान हम कैसे आकर्षित करें। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उनका कैसा है। अध्यापक की जो भूमिका है, वो अध्यापक एक रोल मॉडल है, अध्यापक को सदैव तत्पर रहना चाहिए शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत, तभी अधिगम होगा। वो भी एक्टिव हों, वो भी तत्पर हों और बालक को भी तत्पर करें। नेक्स्ट है, कक्षा में शैक्षिक वातावरण बनाने का प्रयास करें। ये कारक हैं आपके जो कि आपकी लर्निंग की प्रक्रिया में अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, है ना। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा एक्सप्लेन की गई ये अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। अभी हमने देखे थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कि उसमें आपको हमने 12 कारक पढ़ाए थे कि कौन कौन से कारक जो हैं वो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब कहते हैं हम अधिगम को प्रभावशाली बनाएं कैसे, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करें। उसमें मैं दिया था कि अगर सही विधि नहीं है पढ़ाने की तो भी अधिगम जो है, अधिगम की प्रक्रिया बाधित होगी। कक्षा का वातावरण सही नहीं है, अध्यापक की रुचि नहीं है, ये सारी टॉपिक दिए हैं उसमें हमने प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन सी विधियां हैं जिन विधियों को अपना करके हम अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली व रोचक बना सकते हैं, है ना, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो उसमें देखिए सबसे पहले है करके सीखना। बच्चों को प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी उसमें क्या था कि शिक्षक जो था प्राचीन कालीन शिक्षा पद्धति में शिक्षक जो था वो मुख्य था, है ना, और शिक्षार्थी गौड़, है ना। शिक्षक की भूमिका जो थी वो मुख्य भूमिका में थे। टीचर जो चाहते थे वो पढ़ाते थे, जैसा चाहते थे वैसा पढ़ाते थे, अपने हिसाब से विषय वस्तु का चयन करते थे, अपने हिसाब से शिक्षण विधियों का चयन करते थे और शिक्षार्थी शिक्षक का अनुसरण करता था। लेकिन वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है ना, बालक केंद्रित शिक्षा पद्धति है। तो अब क्या करना है, अब जैसे व्याख्यान विधि है तो व्याख्यान विधि में क्या होता है कि शिक्षक एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है और छात्र जो होता है वो शांत होता है, वो क्रियाशील नहीं होता है, सिर्फ सुनता है ना। लेकिन वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वो इस चीज़ का विरोध करती है। वो कहते हैं कि बच्चे को क्रियाशील करिए, है ना। तो क्या है, पहला मेथड उन्होंने क्या दिया, करके सीखना। आप उन्हें जो भी विषय पढ़ा रहे हैं उसमें क्रियाशील बनाइए, यानी उनके अंदर एक खोज प्रवृत्ति का निर्माण करिए, उन्हें ऐसे अवसर दीजिए, है ना, खोज प्रवृत्ति का निर्माण करिए, उन्हें ऐसे अवसर दीजिए निर्माण करिए, उन्हें अवसर दीजिए करने का। जैसे अगर हम बच्चों को पौधों का विकास क्रम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब एक तो है व्याख्यान विधि जो पहले हमारे यहाँ चलती थी, व्याख्यान विधि कि पौधे का विकास क्रम पढ़ाना है तो बता दीजिए कि हाँ मार्केट से बीज लाइए, मिट्टी तैयार करिए, उसमें बीज बो दीजिए, उसके बाद 3 दिन 4 दिन बाद वो अंकुरित होगा, उसके बाद उसको रोज़ जाके चेक करिए। पूरा गाथा बच्चों को सुना दीजिए या लिखा दीजिए, जो चाहिए वो करिए व्याख्यान विधि के अंतर्गत। लेकिन सही क्या है, सही है करके सीखना, बच्चों को स्वयं करने दीजिए।
बच्चे आप बीज जो है उपलब्ध करा दीजिए, अगर संभव है, आपके पास गार्डन है, विद्यालय में चूँकि हर जगह होता है, पारित है नियम के अंतर्गत कि बगीचे सब में होते हैं। अगर बच्चे का विकास क्रम पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम क्या है कि बीज आप प्रोवाइड करा दीजिए, बच्चों से क्यारियाँ बनवाइए, उसमें बीज दीजिए, रखवा दीजिए, मतलब गड़वा दीजिए। उसके बाद उन्हें डेली निरीक्षण करने के लिए बोलिए कि देखो उसमें कुछ एक्टिविटी हुई या नहीं हुई है। उन्हें जो भी पानी नहीं देना है वो दीजिए, कितने दिन में देना है, कितने दिन में नहीं देना है, ये बताइए उनको। उसके बाद जब बीज अंकुरित हो जाए कि कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है, कितने कितने दिनों में कितना वो बढ़ रहा है ना, कब उसमें पत्तियां आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, कैसे आएंगी, कब फूल आएगा, कब कली आएगी, है ना। ये सारी चीज़ें जब वो अपनी आंखों से देखेंगे तो पौधे का विकास क्रम वो जीवन में कभी दोबारा भूलेंगे नहीं, है ना। और अगर हम उन्हें ऐसे लेक्चर के द्वारा पढ़ाएंगे तो उन्हें याद रहेगा नहीं। जैसे टेक्निकल के जो छात्र हैं, अब मान लीजिए हम उनको पंखा सही करना सिखा रहे हैं, तो एक तरीका है कि हम उनको पूरा लिखवा दीजिए कि पंखा उतारिए, खोलिए, उसमें ये होता है, ये होता है, सारे इंस्ट्रूमेंट ये होते हैं, इनके द्वारा ये होता है, ये ऐसी होती है, जो भी उसके अंतर्गत है सब बता दीजिए। तो क्या बच्चा वो कभी पंखे को खोल कर सही कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि उससे स्वयं करवाइए वो कार्य कि आप पंखे को लीजिए, उसको खोलिए, उसके पार्ट्स बताइए कि ये पार्ट्स हैं, इनका ये रोल है, उन्हें अलग कराइए, उसके बाद फिर से जोड़ना सिखाइए। ये एक प्रक्रिया है जो कि उसको क्या करेंगे, क्रियाशील बनाएंगे, उसके अंदर खोजपूर्ण प्रवृत्ति का निर्माण करेंगे, जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम जो है वो अधिगम की प्राप्ति होगी। ये अधिगम की प्रभावशाली विधि है करके सीखना, है ना। इसलिए बच्चे को ऐसे अवसर दीजिए कि वो स्वयं एक्टिव हो, स्वयं खोजे और स्वयं खोज करके विषय वस्तु को तैयार करे, है ना। अगला है अनुकरण द्वारा सीखना, है ना। एक शिक्षक को ऐसे आदर्श अपने छात्रों के सामने प्रस्तुत करने चाहिए जिससे कि बच्चे जो हैं वो अपने शिक्षक को देख करके, है ना, और सीख सके। क्योंकि शैशवावस्था हो या बाल्यावस्था हो, अनुकरण, और खासकर शैशवावस्था में तो अनुकरण द्वारा बालक बहुत ज़्यादा सीखते हैं, है ना। वो वही करते हैं जो घर के लोग करते हैं। तो ये एक उनके लिए एक प्लस पॉइंट वाली विधि है, अनुकरण द्वारा सीखना, है ना। इसी को हम लोगों को यूज कर लेना है कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीख रहे हैं। तो जो भी जैसे विद्यालय के जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, या बच्चों के अंदर अच्छी भावना के विकास, अच्छे मूल्यों का विकास करना है, तो हमें उनके सामने, एक शिक्षक को उनके सामने आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा कि हम कैसे रहते वैसे छात्र रहें, है ना। अनुकरण विधि द्वारा सिखाना। नेक्स्ट है निरीक्षण करके सिखाना। अभी मैंने बताया था कि अगर पौधे का विकास क्रम पढ़ा रहे हैं तो निरीक्षण करके बच्चे से स्वयं करिए कि आप देखिए कि कैसे कैसे उसका विकास हो रहा है। तो वो उस समय जो वो जानकारी प्राप्त करेंगे वो उन्हें हमेशा याद रहेगी कि इतने दिन बाद बीज अंकुरित होता है, उसके बाद ऐसे ऐसे उसका विकास होता है, इतने दिन में पौधा तैयार होगा, उसके बाद इतने दिन में फूल आएंगे, इतने दिन में फल आएंगे। ये निरीक्षण विधि जो है ये प्रभावशाली विधि है आपकी, है ना। अगला है परीक्षण करके सिखाना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जैसे प्रैक्टिकल करके आप बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे हमने बताया था, मिट्टी के प्रकार अगर पढ़ाने हैं तो बच्चों को परीक्षण करके सिखाइए। जब वो हाथ से उसको महसूस करेंगे कि कौन सी आपकी चिकनी मिट्टी है, कौन सी बलुई मिट्टी है, कौन सी दोमट मिट्टी है, तो उस चीज़ को वो अनुभव करेंगे, परीक्षण करेंगे उसका, तो वो उस समय जो अधिगम होगा वो स्थायी होगा। तो ये आपकी है करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना और परीक्षण करके सीखना। ये विधियाँ, जैसे निरीक्षण में आपकी भ्रमण विधि भी आती है। भ्रमण विधि जैसे अगर हम लोग सामाजिक अध्ययन का कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम बच्चों को कहीं लेकर जा रहे हैं, कोई भौगोलिक या ऐतिहासिक प्लेस दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी निरीक्षण विधि, हाँ, या जैसे हम कृषि से रिलेटेड कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कक्षाएं दे रहे हैं, तो उसमें भी यही होता है कि फार्म हाउस पे या जहाँ भी आपका विद्यालय में जहाँ भी इस प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन चिन्हित है वहाँ पर ले जाइए, क्यारियाँ बनवाइए, जुताई कैसे होती है, बीज कैसे बोया जाता है, कैसे फसल तैयार होती है, क्या उसमें उर्वरक डाले जाते हैं, इन सब का ये निरीक्षण के द्वारा होता है, निरीक्षण और परीक्षण के द्वारा। परीक्षण विधि जो है प्रैक्टिकल, ये आपकी वैज्ञानिक विधि है। विज्ञान विषय में ये ज़्यादा यूज होती है, ये वैज्ञानिक विधि है। कुल मिला के चारों विधियों में छात्र ही एक्टिव होता है। अगला है सामूहिक विधियों द्वारा सिखाना। कुछ विषय ऐसे होते हैं
जिन्हें हम सामूहिक विधियों के द्वारा सिखाते हैं। जैसे सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसको सामूहिक विधियों के द्वारा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सामूहिक विधियों में आपका सामूहिक विधियाँ जो हैं उसमें ये आपके 4 प्रकार आते हैं। सामूहिक विधि जो है वो 4 प्रकार की होती है। ये सामूहिक विधि 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की सामूहिक विधि के 4 प्रकार हैं। पहला सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, दूसरा है प्रोजेक्ट विधि, तीसरा है वर्कशॉप विधि, चौथा है सामूहिक अधिगम या ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप लर्निंग। ठीक है, पहला सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि। कोई एक टॉपिक ले लिया, कोई भी सामाजिक मुद्दा ले लिया, है ना, उस मुद्दे को लेकर के विचार गोष्ठी का आयोजन कराया जाता है, जहाँ किसी एक ही मुद्दा होता है। कोई भी समाज का ज्वलंत मुद्दा हो या विचारणीय मुद्दा हो जिस पे विचार करना है, उस एक ही टॉपिक पर सभी छात्रों के विचार लिए जाते हैं। सभी छात्र जो हैं बारी बारी से अपने विचार व्यक्त करते हैं कि नहीं, इसमें ये कमियां हैं या ये विशेषताएं हैं, इनमें ये सुधार होना चाहिए, ये कारण हैं जिस कारण जो भी टॉपिक लिया है उसको उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है ना। ये होता है आपका विचार गोष्ठी विधि। उसके बाद है प्रोजेक्ट विधि। किसी भी टॉपिक पे बच्चे को आप प्रोजेक्ट दीजिए जिसमें और ख़ासकर ऐसे दीजिए जिसमें 2-3 बच्चे ग्रुप बना करके उस प्रोजेक्ट को पूरा करें। तो प्रोजेक्ट विधि भी सामूहिक विधि के अंतर्गत आती है, जिसमें बच्चा क्रियाशील होकर। उसके बाद होता है वर्कशॉप विधि, है ना। अधिकतर वर्कशॉप जो होता है वो टेक्निकल में आपको ज़्यादा देखने को मिले, टेक्निकल एजुकेशन में या मेडिकल एजुकेशन में वर्कशॉप का आयोजन ज़्यादा होता है। इसमें विभिन्न विषयों पर वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है और वहाँ पे जो टीम मेंबर होते हैं, यानी जो शिक्षकों का टीम होती है और बच्चों की होती है, वो बारीकी से सभी जो जिस भी विषय पर वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है उससे रिलेटेड सारे एस्टीमेट या जो भी है उसका विस्तृत जानकारी टीचर्स बच्चों को देते हैं। और बच्चे भी वहाँ पे एक एज ए ट्रेनिंग होती है, 2 दिन की, 4 दिन की या 7 दिन तक की वर्कशॉप भी होती है। जैसे जो लोग ITI या पॉलीटेक्निक करते हैं या BTech करते हैं उनके लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है, जिसमें वो प्रैक्टिकल रूप से उस चीज़ को सीखते हैं। वर्कशॉप विधि में जो उन्होंने थ्योरी में पढ़ा है वो वर्कशॉप के अंतर्गत उन चीज़ों को, उन इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे, कैसे उनका प्रयोग होता है, ये वहाँ पर सिखाया जाता है वर्कशॉप विधि के अंतर्गत। चौथा है सामूहिक अधिगम। बच्चों को ग्रुप लर्निंग के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो आपस में, क्योंकि अगर आपस में उनका समूह है, समूह में वो सीखते हैं, क्योंकि वो सब हम उम्र होते हैं, आपस में काफ़ी खुले होते हैं, अपने विचार अभिव्यक्त करने में उनको संकोच नहीं होता है। शिक्षक के सामने संकोच हो सकता है, इसलिए कुछ टॉपिक पे उन्हें ग्रुप डिस्कशन करने के लिए भी देना चाहिए ताकि वो आपस में उस बातचीत कर सकें। तो ये हमारी कुछ प्रभावशाली विधियाँ हैं जो अधिगम को प्रभावित करती हैं, जिनमें करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना व कुछ सामूहिक विधियाँ हैं जैसे सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि, वर्कशॉप विधि, सामूहिक अधिगम विधि, है ना। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको पसंद आया होगा।